बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। 2 मई का आगाज़ हो चुका है। आज का दिन पाकिस्तान के सियासी और आईनी कानूनी अदालती मंजरनामे के लिए बहुत अहम है। 24 घंटे हैं और इस 24 घंटों में 2 बड़े मामलात का ड्रॉप सीन होने जा रहा है। ये 2 मामलात कौन से हैं? और ऐन वो वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम मामला टेकअप होना है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने देखा जाए तो एक तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है। बस इसी तरीके से है मामला कि सितंबर तक का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। सितंबर में आपको पता है वो वक्त है जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना है, और वो इस अथॉरिटी को, जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, उसको उससे पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं। चाहे वो बेंचेस की तश्कील का मामला, उसके लिए वो खतूत लिखते हैं। उनकी जो पोस्चरिंग है वो चीफ जस्टिस जैसी है। वो पार्लियामेंट जाते हैं, वो अपने तौर पर समझते हैं कि मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ आला अदलिया की, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि आइन का मामला है। तो ये जो सारा मामला है, इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो कार्ड खेला है, ये कार्ड कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, रूल्स के अगेंस्ट है। लेकिन एन वो वक्त जब जजेस ने समाअत करनी है आम तरीन मामले की, उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये करते हैं। अदील सरफराज साहब, मामला एक तो ज़ाहिर है कि आज का दिन में जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, उसके बाद ज़ाहिर है कि फिर आप ही ने इस सारे मामले की जो है वो गुत्थियाँ सुलझानी है। आपको मालूम है कि मंगल का दिन 2 मई वो दिन है, और इसकी मैं मज़ीद तफसील जो है कि क्या पोस्चरिंग हो रही है दोनों तरफ से, वो मैं अगली वीडियो में करामत मुगल साहब के साथ आपके सामने रखूँगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मंगल का दिन 2 मई वो डेडलाइन है, आखिरी दिन है, फैसला कुन दिन है। इस दिन मुज़ाकरात का नतीजा सामने आ जाएगा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। अगर तो 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करने के लिए राज़ी होती है हुकूमत, तो उस सूरत में पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात का मामला, उस पर एग्री कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अदरवाइज़ 14 मई का इंतखाबात का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अटल है, हम उसके साथ खड़े हैं। और यहाँ तक कि फवाद चौधरी ये कहते हैं कि फिर लॉन्ग मार्च पर मुंतज होगी। वो रैली जो निकाली 1 मई को 3 शहरों में निकालने की बात की गई थी, और आपने देखा कि फिर वहाँ पर किस किस्म की मैसेजिंग हुई। बहरहाल अदील सरफराज साहब, बहुत सारे मामलात हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो ख़त लिखा है, जो गुफ्तगू की है जजेस के बारे में, जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में, सरेदस्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 जजेस होते हैं, 15 इस वक्त मौजूद हैं। 15 में से 8 जजेस जो हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस के साथ खड़े नज़र आते हैं, जिन्होंने आज पटिशन की समाअत भी करनी है आम तरीन केस की। तो हाँ ठीक है, चलें हम कि ये कह सकते हैं कि अपेरेंटली जो है वो सामने उनके साथ नज़र आते हैं, और 7 जजेस जो हैं वो दूसरे कैंप में हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कैंप में। 2 मज़ीद जजेस की तैनाती किसका इख्तियार है? सर, इख्तियार अनडाउटेडली ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। नॉमिनेट करने तक या नामजद आप कह सकते हैं प्रपोज करने तक इख्तियार है चीफ जस्टिस का। उसके बाद जो उनको नॉमिनेट करने का इख्तियार है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जिसके मेंबर हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी। अब हुआ ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने थोड़ा सा तावलापन दिखाया है। बेशक इसमें डिले हो रहा है चीफ जस्टिस की जानिब से। आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जानते बूझते हुए इजलास नहीं बुला रहे, और वो इस वजह से नहीं बुला रहे, जैसा कि आपको मालूम है जो कंपोजिशन है जुडिशल कमीशन की इस वक्त, उसमें चीफ जस्टिस के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो नंबर्स पूरे हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन में जो चीफ जस्टिस के अलावा 4 सीनियर तरीन जजेज़ हैं, उनमें से चीफ जस्टिस के साथ बज़ाहिर सिर्फ एक जस्टिस इजाज़ुल एहसन हैं। बाकी 3 जजेज़ हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह। उसके बाद अटॉर्नी जनरल हो गए, वज़ीर कानून हो गए, एक रिटायर्ड जज हो गए, और एक पाकिस्तान बार कौंसल। अब थोड़ा सा इसको अगर आप नंबर देख लें, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून, काजी फ़ाइज़ ईसा, मंसूर अली शाह और सरदार तारिक मसूद, 5 ये हो गए, ये एक पेज पे है। और इसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल भी इनके साथ है। अब टू बी वेरी सेफ ना, ये 6 तो कम से कम एक साइड पर हैं, और 3 दूसरी साइड पर नज़र आते हैं, और वो मुझे 3 भी दूसरी साइड पर मुकम्मल नज़र नहीं आते। जो रिटायर्ड जज हैं सरमद जलाल साहब, वो भी इंडिपेंडेंट माइंड के हैं, अक्सर वो इख्तलाफ भी करते हैं चीफ जस्टिस के साथ जुडिशल कमीशन में। तो बज़ाहिर इस वक्त उनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। इस वजह से चीफ जस्टिस जो हैं वो, आपको याद होगा जो अब एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है, 2 जूनियर जजेस को वज़ीर कानून कहते हैं कि हमने जनरल बाजवा के कहने पे अपॉइंट किया। बिल्कुल, मैं अभी ये मेंशन करने वाला था कि वो जो वोट को इज्जत दो का नारा लेकर चले थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसे शीरो शक्कर हुए कि अब हमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुख्तलिफ़ टेलीविज़न शोज़ पर
कन्फेशंस देते हुए नज़र आते हैं, अपने इकबाली बयान देते हुए नज़र आते हैं, उस पर माफ़िया मांगते हुए नज़र आते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने 2 जूनियर जजेस जो हैं उनको जनरल बाजवा के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किया। मामला ये है कि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो अपना जो ये सारा इस मामले का फिर जवाब देना कि आपने कैसे जनरल बाजवा के कहने के ऊपर असल जजेस में लगाए वो और बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो रिज़ाइन कर दिया था। जब नॉमिनेशंस की बारी आई थी, जब जुडिशल कमीशन का इजलास था, तो मुझे डायरेक्शंस थी गवर्नमेंट की, और मैं एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ, और मैंने क्योंकि मेरे ऊपर इखलाकी ये बाइंडिंग थी कि मैं हुकूमत की जो आप कह सकते हैं उनका जो एक अहकामात हैं या उनकी तजवीज़ है उसके ऊपर काम करूं, और मैंने अपनी ओपिनियन जाके बतौर वज़ीर कानून वहाँ पर दे दी। गो कि पर्सनल मेरी ओपिनियन उससे मुख्तलिफ थी। इसी वजह से जुडिशल कमीशन के इजलास से निकलते ही मैंने अपना रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया था। उसके बाद आपको याद है पूरा ड्रामा हुआ था, उनके पास एक वफ्द गया था उनको मनाने के लिए, और फिर उन्होंने वापस इस्तीफ़ा लिया और दोबारा से वज़ीर कानून बन गए। अब वहाँ पर उस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस को आप कह सकते हैं एक सेफ हेवन प्रोवाइड की थी गवर्नमेंट ने वाया जनरल बाजवा। हालांकि कुछ लोग उनके इस्तीफे के बारे में ये भी कहते हैं कि वो दरअसल बिलावल ने क्योंकि वहाँ पर खड़े होके और कुछ और पीटीएम के रहनुमाओं ने आसमा तकारीर की जहांगीर थी, कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर आर्मी के ऊपर काफ़ी सख्त बातें हुई थी, नारे लगे थे, इस वजह से उनसे इस्तीफा लिया गया, डिमांड किया गया था वहाँ से। और जैसे ही जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं उसके फ़ौरन बाद आज़म पहला काम, यानी कि वो जिसे कहते हैं ना कि अच्छा नहीं मैं वो मिसाल इस्तेमाल नहीं करता लेकिन चलें इद्दत पूरी नहीं हुई थी और ये लोग गए और इन्होंने जाके आज़म नज़ीर तारड़ को साहब को मनाया और वो मान गए। जजेस भी वहीं मौजूद थे। ये सवाल जाहिर है कि एक बहस है कि जो जजेस की तैनाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो सीनियरिटी के असूल पर होनी चाहिए या मेरिट पर होनी चाहिए। जिस तरीके से आपको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें ज़्यादा तादाद है सिविल मुकदमात की, फ़ौजदारी मुकदमात की या फ़लानी नौइयत के मामलात की, तो हर किस्म का हर जो जज है या जो आपको पता है कि एक्सपर्टीज़ होती है, लॉयर्स की भी एक्सपर्टीज़ होती है, मखसूस किस्म के मुकदमात की, कुछ हैं जो आइनी और कानूनी मामलात को ज़्यादा जानते हैं। तो एक चीफ़ जस्टिस या कोई सीनियर बंदा सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनकी नौयत देख के कि अगले 2 साल 3 साल हमारे ऊपर कौन से मुकदमात को निपटाने का ज़्यादा प्रेशर है, तो हमें किस किस्म के जजेस चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि वो उन मुकदमात को सुने, या फिर जहां है जैसे है कि बुनियाद पे जो भी सीनियर हो गया उसको आपने उठाकर लगाना है। ये एक बहस तलब बात है, इसमें आर्गूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जो काजी फायजी सा के साथ हम ख्याल लोग हैं कि नहीं जनाब जो सीनियर है उसको बनना चाहिए, सीनियरिटी जो है वो मैटर करती है। फिर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं जनाब मेरिट मैटर करता है, ये कैसे हो गया कि कोई शख्स सीनियर है। और इस वक्त ये बिल्कुल इसी तरीके से जब हम फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप हर शख्स को उठाकर रूस में सफ़ीर नहीं लगा सकते। जो रशियन लैंग्वेज पढ़ते हैं और अपनी पोस्टिंग्स जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में और रशिया में काटते हैं उनको ज़्यादा तजुर्बा होता है, आप उन्हीं को लगा सकते हैं। इसी तरह जो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं और इसी तरीके से अमेरिका, तो आपका जो पूरा सर्विस है उस सर्विस में आपका एक बुक मेंटेन होती है, आपकी एक ACR मेंटेन होती है, आपकी एक्सपर्टीज़ डेवलप होती है। हर शख्स हर जगह पर जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। अब तो ये एक बहस है। अलबत्ता जस्टिस काजी फायजी साहब की अपनी तैनाती के हवाले से भी इस पर हम कभी बात करेंगे कि काजी फायजी साहब कैसे काजी फायजी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उनकी तैनाती जो है वो किस रूट के थ्रू हुई थी। अचानक ही एक बंदा जो है वो चीफ जस्टिस बन जाता है, फिर अचानक ही जो है वो, ये जाहिर है कि फिर वो प्रोसेस तो उसी नहीं, वो उसके ऊपर आपके साथ अलग से मैंने करनी है वीडियो। ये इन पर्टिकुलर आपने वो जो बात की ना अहलियत की और सलाहियत की जजेस की, इसके ऊपर जस्टिस सुमरत बंदयाल ने एक बड़ी अच्छी अभी हाल ही में एक आप कह सकते हैं टैक्टिक अपनाई थी जुडिशल कॉन्फ्रेंस के अंदर। काजी फायजी साहब ने जो ख़त लिखा है, पहले नाजरीन को ये बता दें, उन्होंने एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने जो 9 मेंबरान हैं या उनके अलावा जो 8 मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के चीफ जस्टिस समेत, उन सब को ये कहा है कि ये 2 जजेस हैं, मैं प्रपोज कर रहा हूँ, पेशावर हाई कोर्ट मैं तजवीज़ दे रहा हूँ आपको, इनके नाम के ऊपर डिस्कस करें, इनके ऊपर बहस करें और जुडिशल कमीशन का इजलास जल्दी बुलाएं। उनमें एक हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख, और दूसरे हैं पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, जो कि अभी हाल ही में चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई हैं और पहली खातून चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान की। अब जस्टिस मुसरत हिलाली को अगर हम साइड पर रख दें, जो दूसरे जज हैं ना चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट,
अहमद अली शेख साहब के बारे में जस्टिस गुलजार अहमद ने जब उनका आप कह सकते हैं सिंध से उन्होंने एक एलिवेशन करनी थी, तो उन्होंने उनको इग्नोर करते हुए एक जूनियर जज थे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उनको अपॉइंट किया। उसके बाद उन पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। उस क्रिटिसिज्म को वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उन्होंने फिर यूँ किया कि कुछ लोग कहते हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त सीनियर जज थे, उनके मशवरे पर जस्टिस अहमद अली शेख साहब को एडहॉक जज लाने का मंसूबा बनाया और उनका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी कर दी। और मुझे याद है आज भी सुप्रीम कोर्ट का जो सेरेमोनियल हॉल है, वहाँ पर हल्फबर्दारी की तकरीब के लिए कुर्सियाँ भी लग गई थी। अच्छा, सुबह 9 बजे हल्फबर्दारी की तकरीब होती है अमूमी तौर पर, जब भी किसी जज ने नए जज ने हल्फ लेना होता है, क्योंकि 9:30 बजे उसी सेरेमोनियल हॉल से जजेस फिर अपने कमरा अदालत में जाते हैं। 9:30 बजे मालूम हुआ कि अहमद अली शेख साहब तो आए नहीं रहे, उन्होंने तो एडहॉक जज बनने से इनकार कर दिया। ये भी इन द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कि एक जज को जब सुप्रीम पाकिस्तान की आप कह सकते हैं जुडिशल कमीशन कह रही है कि एडहॉक जज लगा रहे हैं और वो उसको इनकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं चीफ जस्टिस ही लगना है। बेसिक रीज़न ये थी, वो ये कहते हैं अहमद अली शेख साहब, उन्होंने ख़त भी लिखा था कि मोहम्मद अली मज़हर मेरे जूनियर हैं, अब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं एडहॉक जज हूँ, मैं एडहॉक जज हूँगा और वो हूँ। और वो ये कह रहे थे कि मुझे आपने करना है तो पूरा मुस्तकिल जज और लगाएं। मोहम्मद अली मज़हर वो हैं जो इस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा है, इस जो 8 आज रुकनी। समाअत करने जा रहा है। उस समाअत के हवाले से बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है सर, जिसके तहत हुकूमत ये चाहती है कि 184(3) के मुकदमात की बेंच तश्कील देने का सो मोटो का इख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास चला जाए, जिसमें चीफ जस्टिस मौजूद हों और 2 सीनियर 3 जजेस। इन दिस केस ये जस्टिस तारिक मसूद साहब, जस्टिस काजी फाइजी साहब और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल होंगे और उसके तहत मुकदमात कायम किए जाएँ, मुकदमात जो है वो मुकर्रर किए जाएँ, 184(3) वाला बेंच बनाया जाए। सो मोटो का इख्तियार भी इन 3 रुकनी कमेटी के पास हो। तो ये हुकूमत चाहती है और इसके हवाले से जस्टिस काजी फाइजी साहब ने फ़ैसला भी दिया था, जस्टिस काजी फाइजी साहब ने ख़त भी लिखा था, मरीम औरंगज़ेब साहबा उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हुए नज़र आती हैं। और आज जब उस केस के हवाले से याद होगा आपको कि मई की 18 या 19 तारीख थी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। उस 8 रुकनी बेंच ने उस मामले की समाअत की, इस बिल को जो है, और ये वही बिल है जिसके तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मामला है उसने भी इसी बिल के तहत टेकअप होना है कि उनकी ताहयात नाअहली के राह में रुकावटें, वन ऑफ दी हर्डल्स, उसको रिमूव किया जाए। 2 मई तक उस बिल के ऊपर अमल दरामद रोक दिया था। गज़ट नोटिफिकेशन के बाद कुछ लोग बातें कर रहे थे कि चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक मसूद जो हैं वो अब उस पर अमल दरामद शुरू कर देंगे, कुछ काजी फाइजी और तारिक मसूद। और 2 मई है, 2 मई को समाअत होने वाली है। क्या लगता है आपको कि इसमें अभी मज़ीद सुना है कि कुछ पटिशन्स और ऐड हो गई हैं? बिल्कुल, आज 3 और पटिशन्स इसी के बिल के अगेंस्ट फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अजहर सिद्दीक साहब हैं, एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक पटिशन दायर की थी और 2 मज़ीद दरख्वास्तें और इसी नोयत की हैं, उनको भी आज नंबर लगा दिए गए हैं। और इसी केस के साथ क्लब करते हुए अब कल 8 रुकनी लार्जर बेंच इन दरख्वास्तों पर भी समाअत करेगा। कल की समाअत इम्पॉर्टेंट बड़ी है, उसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला वो 19 अप्रैल को नहीं था, वो मुझे याद आ गया, वो 17 अप्रैल को हुआ था। 17 अप्रैल को अदालत ने जो अपना फैसला एक अबूरी हुक्म दिया था और सस्पेंड किया था, इस पर अमल दरामद रोक दिया था, वो फैसला कल भी बरकरार रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल एक और फैसला जो अदालत ने अभी तक जारी नहीं किया वो भी आ सकता है और उसके बाद सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी। जस्टिस काजी फाइजी साहब ने जो आज किया है, जो ख़त लिखा है, ये आप एक चीज़ नाज़रीन की आसानी के लिए आपको याद होगा, जब हुकूमत ने ये बिल पास किया था, ये पार्लियामेंट में ये कानून साजी हुई थी, उससे कबल भी जस्टिस काजी फाइजी साहब ने, जैसा कि आपने मेंशन किया, एक ऑर्डर दिया था जिसको फिर रजिस्ट्रार ऑफिस के एक नोटिफिकेशन के जरिए खत्म किया गया और फिर एक 6 रुकनी जस्टिस शाहिद हमीद का डिसेंटिंग नोट था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का और जस्टिस काजी फाइजी साहब का उसके हक में, बिल्कुल, वो जो हाफिज कुरान को 20 बिल्कुल। और उस केस के खिलाफ फिर चीफ जस्टिस ने एक 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में, जिसने इस केस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था और इस मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद हुकूमत ने कानून साजी की और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया।
अब एक दफ़ा फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पहले सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स थे बेंचेस की तश्कील और 184(3) उसके ऊपर बात की, और अब उन्होंने जो जुडिशल कमीशन है उसमें जो दो नए जजेस इजलास बुलाने के हवाले से इख्तियारात हैं उनके ऊपर बात कर दी है। अभी ख़त मुकम्मल तौर पर आया नहीं है, सामने नहीं आया कि उसके अंदर मज़ीद क्या क्या है। ज़रा ये बताते हैं कि उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर जो जस्टिस उमर अता बंदयाल बतौर चीफ जस्टिस अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने और जजेस के नाम प्रपोज करने के, उसके ऊपर भी सवाल उठाए हैं। वो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो मुबहम है और उनमें भी तरमीम होनी चाहिए, और वो एक और रास्ता दिखा रहे हैं अब हुकूमत को। हो सकता है हुकूमत अब एक नई कानून साजी भी कर दे जुडिशल कमीशन के इजलास बुलाने के हवाले से, और जो उन्होंने अब 2 लोगों को किया है, आप कह सकते हैं प्रपोज किया है, उनकी अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुझे तो करते नज़र नहीं आ रहे किसी भी सूरत में। बहरहाल देखते हैं ये मामला कैसे अनफोल्ड होता है। आज का दिन जो है वो बहुत अहम होगा। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देखें उस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो चुका हो। फैसला जो है वो शायद आज रिटर्न ऑर्डर आ जाए उस मामले का जो मुज़ाकरात के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 9/2023 जिसके तहत ये मुज़ाकरात की मेज़ आपको सजी हुई नज़र आ रही है। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम मुज़ाकरात होंगे अपोजिशन और हुकूमत के, और इसी दौरान ना सिर्फ ये कि इसका ऑर्डर आ सकता है बल्कि दूसरा मामला जिसमें सिब्तान खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो मुख्तलिफ CMAs को और पटिशन्स को क्लब करके 14 मई की तारीख दी गई थी इलेक्शंस की, उस मामले पर 21 अरब रुपए जमा नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब आ गया था। सुना है कि वजारत ख़जाना को जब कहा कि आप भी बता दें अपना मौक़िफ़ क्या है 21 अरब का, शायद वो भी अपना जवाब अभी तक मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन वो अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 14 मई वाले फ़ैसले पर उसके मुताबिक 21 अरब रुपए तो जारी नहीं हुए। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज उस हवाले से कोई मामला अचानक से कर सकती है? तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ जो है वो होता हुआ नज़र आएगा। ये तमाम के तमाम किस्से, इनका ड्रॉप सीन जो है वो इन्हीं 24 घंटों में मुतवक्के है। दीज आर द डिटेल्स। अगले वीडियो में इंशाल्लाह करामत मुग़ल साहब के साथ इस सारे जो इसकी पॉलिटिकल साइड है उसको ज़रा डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।